कोई आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। जैसा कि हमारी 9th क्लास की मैथ में सर्कल की क्लासेस चल रही हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ ली थी जिसके अंदर ये था कि अगर आपको दिया हो कि एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। इस चीज़ को हमने समझ लिया था। आज जो थ्योरम कर रहे हैं ये इसका रिवर्स है। इसमें क्या दे रखा है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल, यानी कि एक सर्कल में दो ऐसे कॉर्ड हैं जो सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है, बराबर बना रही है, भाई इक्वल एंगल बना रही है। ठीक है, तो आप ये प्रूव करके दिखाओ कि वो जो कॉर्ड है वो इक्वल है। ठीक, तो इसका मतलब इसमें हमें गिवन क्या है कि वो दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमने सर्कल बनाया, ये सेंटर हो गया, एक कॉर्ड ये बनाई, एक कॉर्ड ये बनाई, ये सेंटर पे एंगल ये बना रही है और ये सेंटर पर एंगल ये बना रही है। कुछ नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी डी, ये डी है। अब हमको गिवन क्या है, हम लोगों को क्या गिवन है कि जो एंगल ए ओ बी है वो किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी के। यही चीज़ गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो भाई साहब ए बी कॉर्ड है वो सी डी के बराबर है, यही प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, भाई क्या इसके अंदर ए ओ सी ओ के बराबर है क्या बी ओ डी ओ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में रेडियस हैं। ये बात समझ में आई। और भाई क्या हमको ये दे रखा है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, क्योंकि ये चीज़ हमको गिवन है। तो क्या हमने यहाँ पे वही फर्स्ट वाला तरीका किया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कर दिया। तो जब साइड एंगल साइड हम इक्वल कर देते हैं तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं क्या। तो क्या मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ डी के, लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। ठीक है, और सॉरी साइड एंगल साइड से, माय मिस्टेक, साइड एंगल साइड से कर दिया। तो भाई जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो बस जब ये कॉन्ग्रेंट हैं तो भाई ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। तो यहाँ पे सीधा लिख दो कि अर्थात ए बी सी डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं ये दोनों। आ गया समझ में। ये पीछे वाली थ्योरम का ही रिवर्स है, इसको नोट कर लो, फिर अगली चीज़ करते हैं। आया, चलो अब एक और थ्योरम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला है, आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो परपेंडिकुलर सेंटर से होते हुए जाता है किसके ऊपर, टू अ कॉर्ड, किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। यानी इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि ये भाई साहब आपने एक सर्कल बनाया और ये एक बना दी कॉर्ड, ये हो गया इसका सेंटर, और सेंटर से डाल दिया हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भाई कितने डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, इसको मैं एम बोल देता हूं, तो क्या मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ए एम है एम बी के बराबर है। यही तो प्रूफ करना है ना कि जो कॉर्ड को उसने किया है वो बाइसेक्ट किया है, यानी कि बराबर टुकड़ों में काटा है। आया समझ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है, हमको भाई गिवन है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, यही दे रखा है। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी कि हमको क्या करना है, इस ओ को किससे मिलाना है, ए से, और इस ओ को किससे मिलाना है, बी से। तो यहाँ हम लिख देंगे ज्वाइन ओ, ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। या समझ। तो क्या यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल बन गए हैं, ओ ए एम एंड ओ बी एम। तो फिर से हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम। भाई इसमें तुमको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, क्या इन दोनों में ओ एम के बराबर है, क्या कॉमन है, क्या इन दोनों में ओ ए
ओ बी के बराबर है क्या? क्या ओ ए ओ बी के बराबर होगा? अरे भाई रेडियस है ना, रेडियस नहीं हो गए, आया समझ? ये ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस ही तो है। और एक सर्कल के हजारों रेडियस हैं, इन्फिनिटी रेडियस होते हैं, और आपस में क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। बात आई समझ में? अब भाई तुम लोगों को क्या RHS वाला कॉन्ग्रुएंट रूल याद है? राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं उसकी हाइपोटेनस को आपस में इक्वल कर दूं और किसी भी साइड को आपस में इक्वल कर दूं, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्या हमने वही किया है यहाँ पे? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। और क्या यही इसकी हाइपोटेनस है? ठीक है, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड ही हाइपोटेनस होती है। तो क्या यही हाइपोटेनस है? हाइपोटेनस इक्वल कर दी क्या हम लोगों ने? और कोई सी भी एक साइड इक्वल कर दी क्या? तो बस यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी एम। भाई किस रूल से? RHS। तो भाई जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होगी क्या? तो बस लिख दो AM इक्वल टू BM। भाई क्यों लिख दिया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको नोट कर लो, फिर अगली थ्योरम करते हैं। है मिस्टर प्रतीक? चलो और एक और थ्योरम देख लेते हैं। जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी इसके पीछे यह उसका रिवर्स है। अब इसमें बोला कि भाई एक ऐसी लाइन जो हम कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए बनाते हैं, तो वो जरूर यानी कि कंपलसरी है कि भाई वो क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी ना। पीछे हमने क्या किया था कि परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे? सर्कल बनाया, हम लोगों को एक कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, और एक ऐसी लाइन दे रखी है जो इसको बाइसेक्ट करे, ABM, ठीक, और इसको हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। यानी कि इसके अंदर हम लोगों को क्या गिवन है? अच्छा गिवन तो लिखा हुआ है, यानी कि इसमें मुझे गिवन है कि भाई जो AM है वो MB के बराबर है, यही तो दे रखा है ना, इसका रिवर्स है। और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के, और हमें पता है ज्वाइन क्या करना है? ज्वाइन OA एंड OB। यहाँ तक आया समझ? अब देखो भाई मुझे ये प्रूफ करना है कि OM AB के परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब क्या यही होगा कि ये परपेंडिकुलर है इसके। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिर से, इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। भाई इन दोनों में तुम्हें क्या पता है? क्या OM OM के बराबर है? कॉमन है भाई, ठीक है। क्या तुमको AM MB के बराबर दे रखा है? ये तो हमें पहले से दे रखा है ना, जो AM MB के बराबर है, क्योंकि उसने बोला भाई बाइसेक्ट करने के लिए बनाया ही है हमने। और तीसरी चीज, क्या OA OB के बराबर है? क्या रेडियस है भाई। तो क्या यहाँ पे तुमने साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया? तो बस यहाँ पे लिख दो इसके नीचे कि हेंस ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBM के। भाई किस रूल से? साइड से। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब भाई जब ये साइड से कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब एंगल OMA किसके इक्वल होगा? एंगल OMB। तो किसके इक्वल होगा? एंगल OMB, यानी कि OMB और OMA आपस में बराबर होगा। क्यों होगा भाई? CP/CT से होगा। ठीक है भाई। अब क्या ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर भी है क्या? तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखोगे कि एंगल OMA प्लस में एंगल OMB भाई 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक है। अब ये वाला मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तुम लोग सही से कर लेना। तो भाई जब ये दोनों, देखो इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? तो मैं क्या OMA की जगह OMB लिख सकता हूँ ना। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा?
एंगल ओ एम बी प्लस में एंगल ओ एम बी कितना हो गया 180। अब तो भाई एंगल ओ एम बी प्लस ओ एम बी क्या 2 ओ एम बी लिख सकता हूँ, प्रतीक लिख सकता हूँ भाई। यहाँ पे ओ एम ए प्लस में ओ एम बी 180 आया क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो भाई क्या मैं ओ एम ए की जगह ओ एम बी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है फ्रॉम फर्स्ट। तो भाई ओ एम बी प्लस ओ एम बी क्या 2 ओ एम बी हो जाएगा। तो यहाँ सीधा लिख दूँ 2 ओ एम बी। तुम लोग सही से कर लेना, ठीक है, जगह नहीं है इस वजह से कर रहा हूँ। तो भाई ये 2 इधर जाके क्या डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा क्या। तो भाई ये 90 डिग्री आ गया तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का हो गया 90 का, ये भी हो गया। तो अब क्या मैं इसके आगे लिख सकता हूँ हेंस ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया। इस चीज़ को थोड़ा ढंग से नोट कर लेना, जगह की कमी की वजह से वैसे कर दिया हुआ भाई, ठीक है। एक और थ्योरम है तो ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक तरह का फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। इसने बोला कि भाई ये जो थ्योरम है ये कहती है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है हमारे पास, तो उससे मात्र और मात्र एक ही सर्कल पास हो सकता है। चलो इसको तो समझेंगे बाद में, पहले हम ये तो समझें कि कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है। क्या चीज़ पता है, देखो अब समझाते हैं। तो पहले ये चीज़ नोट कर लेना कि कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। भाई कॉलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स के समूह को कहते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। उदाहरण, भाई मैंने ये बनाया पॉइंट, ठीक है, मैंने ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया और ये पॉइंट बनाया। क्या तुम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो जो इन तीनों को इंटरसेक्ट करे? खींच सकते हो क्या? बिल्कुल कभी नहीं खींच सकते, क्योंकि तो तुम्हें पता है कि अगर यहाँ स्ट्रेट कर दूंगा तो यहाँ पे कर दे टर्न हो जाएगी। तो क्या ये कॉलिनियर पॉइंट है? नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब क्या स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूं भाई? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट आ रहे हैं सारे? तो इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स का जो ग्रुप है ये कॉलिनियर पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये कर दिया। अब मुझे ये और ये बताना है कॉलिनियर है का नहीं है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पर आ जा रहे हैं? ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो ये तीनों भी आपस में कॉलिनियर है। अब मैंने पूछा बताओ ये तीनों पॉइंट क्या कॉलिनियर है क्या? ये नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन हो जाएंगे? ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर नहीं आते, बस सिंपल हो गया। कॉलिनियर पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन पर कभी भी लाई नहीं करते। क्लियर? तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई प्रतीक? ठीक है, तो इस चीज़ को तो ऐसे याद रखना। अब देखो भाई इस क्वेश्चन ने ये बोला है कि आप ये बताओ कि आपने कोई भी 3 नॉन कॉर्निलियर पॉइंट ले लिए, 1 2 3। क्या भाई ये तीनों नॉन कॉर्निलियर है भाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, फिर प्रूफ करके दिखाओ कि आप एक ऐसा सर्कल बनाओ, आप एक ऐसा सर्कल बनाओ कि वो मतलब कि ये तीनों पॉइंट उसके सरकमफेरेंस पे आने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये तीनों पॉइंट, ऐसा कोई सर्कल बन ही नहीं सकता कि ये तीनों पॉइंट उसके ऊपर भी आ जाएं। बात समझ में आई? कि मतलब मैं एक और ऐसा सर्कल बना दूं किसी इस तरीके से, यूं बना दूं ऐसे, ये एक और सर्कल बना दिया ना, तो 2 पॉइंट तो आ रहे हैं, क्या तीसरा आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही ये कहना चाह रहा है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से केवल और केवल कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक सर्कल पास हो सकता है। बात आई समझ में? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इन्फानाइट। भाई अगर मैंने एक पॉइंट बनाया तो इससे तो तुम ये लो, देखो कितने सर्कल बन रहे हैं, इन्फानाइट सर्कल बन रहे हैं ना, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। पर इसने बोला कि भाई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं? एक ही सर्कल पास होता है। ये एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ये एक तरह का फैक्ट है। बात आई समझ? क्लियर हो गया? अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे भाई? इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूव हम बाय कंस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं, थ्योरेटिकल नहीं कर सकते। बात आई समझ? अब बाय कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे? वैसे ये आएगा कभी नहीं,
पर हमें देखो पता होना चाहिए, जब पढ़ रहे हैं तो अपना 100% पढ़ें। देखो इसमें हमको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप को कोशिश करना है या तो लिखते जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, इनको आपस में जोड़ो, जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। अब भाई हमारे पास प्रकार होता है क्या, तो प्रकार से हमें भाई किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करना आता है ना। हमने प्रकार इतना खोल लिया, थोड़ा आधी लेंथ से ज़्यादा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, फिर उसी प्रकार को हमें बंद नहीं करना है, जितना खोला था वही लेना है, और एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दो, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो इसी तरीके से भाई प्रकार लिया, आधे से ज़्यादा खोला, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, फिर उसी प्रकार को यहाँ रखा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। क्लियर। सेम स्टेप इसके साथ करना है। प्रकार आधा खोला, ठीक है, प्रकार आधा खोला तो कहाँ पे लगेगा, मान लो लगभग यहाँ लगा, ठीक है, यहाँ लगा, यहाँ से खोला, यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो इसको हमें मिलाना है, ठीक है, ये है, इसको मिलाना है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा आगे तक भी जाएगा, और इसी तरीके से भाई इसको भी मिलाना है, मिला दिया। तो ये जो हम परपेंडिकुलर इनके ऊपर बना रहे हैं बाइसेक्ट करने के लिए, तो परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो उस अपकमिंग सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को पहले लाइन से मिला देना है, मिला दिया, फिर इसको बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया आर्क लगा के। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया बाइसेक्ट करने के लिए, जो दो परपेंडिकुलर आपस में मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, सर्कल का सेंटर मानेंगे। और जब इसको सेंटर मानते हुए, ठीक है भाई, इसको सेंटर मानते हुए हम अपना सर्कल बनाएंगे, तो हमारा सर्कल कुछ इस ढंग से बनेगा कि ये तीनों पॉइंट उसके ऊपर ही आने वाले हैं। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया, क्या बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, चलो इसको सेंटर मान लूंगा, प्रकार को भाई खोलूंगा कितना, प्रकार को खोलूंगा कितना, अरे प्रकार को इतना खोलो ना, या तो इससे मेजर कर लो या इससे मेजर कर लो, बात बराबर है, आएगा बराबर है, या चाहे इस तीसरे पॉइंट से मेजर कर लो, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सरकमफेरेंस पे आने वाले हैं ना। तो सरकमफेरेंस पे आएंगे तो भाई सरकमफेरेंस का जो पॉइंट पे डिस्टेंस होता है वो सेंटर से क्या होता है, बराबर होता है। तो चाहे इस पॉइंट को प्रकार से मेजर किया, चाहे इसको आर्क लगा दो, तीनों पॉइंट उसी के ऊपर आएंगे, करके देख लेना। क्लियर, ठीक है, ये हो गया, आया भाई, ठीक है। इसको कोशिश करना प्रकार से करके देखो, आएगा यही, ठीक है। तो तुम लोगों को भाई ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी सारी थ्योरम्स को पढ़ेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि सारे के सारे बेस्ट होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो हमारे साथ भाई जुड़े रहने के लिए, अपने 9th क्लास में मार्क्स अच्छे लाने के लिए, तुम्हें पता है कि वीडियोज़ या हमारी वीडियोज़ बहुत यूज़फुल होने वाली हैं, तो इसी वजह से कोई चांस न छोड़ो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और शेयर भी कर दो दूसरे बच्चों को, भाई उनके भी काम आ जाए। अकेले अकेले थोड़ी नंबर हम बढ़ाएंगे ना, थोड़ा उनका भी फ़ायदा कर दो, ठीक है भाई। थैंक यू।